Hello guys, good morning. Welcome to the Vedanta Education. This is class 12 chemistry. Guys, as usual, we are having chapter P block elements, and in that we are today starting a new topic as the group number 16. And in the previous classes we have covered group number 15, and guys, that is having a little bit short of the topics in the previous lectures belonging to the group 15, because as per the prescribed syllabus by the board, we are hand bounded for a limited course of the group 15. We are leaving topics related to the phosphorus, about phosphorus introduction, their allotropes, their compounds as phosphine, their halides of the phosphorus as the trihalide and pentahalide, their preparations, their properties and all, and their oxoacids. So these topics are not been covered in the group 15, which has been already covered in the previous lectures, because that is not prescribed in the syllabus. Okay. So now, as per the syllabus, we are starting the new topic, group 16. Okay guys. देखिए ग्रुप 16 जो है आपकी पीरियडिक टेबल में पी ब्लॉक का कौन सा जो ग्रुप 16 है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं आप लोग जानते होंगे. दोज आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ये क्या है आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं गाइस. ठीक है. ग्रुप 16 ये आ गया आपका पीरियड नंबर 2. ये है आपका ग्रुप 16. ओके. इस टाइप से होता है. अच्छा, आपको इसको लर्न करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है. इसको कैसे बोलोगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो. ठीक है. याद रखने के तरीके हैं अपने अपने. अगर आपने कुछ और इसका ट्रिक बना रखा है दैट इज वेल एंड अगर नहीं है तो आप इससे कर सकते हैं. इसको बोलेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ठीक है. तो ये एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 16 में. इनके बारे में अपने को पढ़ना है. ग्रुप 16 का हमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन की बात करनी है, एंड आफ्टर दैट हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हमें बात करनी है. ठीक है. देखिए, अगर आप इस ग्रुप 16 में कंपाउंड्स की अकरेंस की बात करते हैं, अच्छा, अकरेंस से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? These elements are chalcogens. क्या बोलते हैं इनको? chalcogen बोलते हैं. chalcogen भी कहते हैं. कोई chalcogen कहे, कोई chalcogen कहे, that is okay. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये और फॉर्मिंग. ठीक है. और फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं ये गाइस. इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? जितने भी आप अर्थ क्रस्ट से ओर्स निकालते हैं, ओर्स का मतलब क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल्स एंड सब्सटेंसेस और मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से जो भी इम्प्योर फॉर्म में मिल रहा है उसमें कोई केमिकल इम्प्योरिटी हो सकती है, सॉइल, स्टोन्स, water, any kind of impurity can be there in those materials, but those impure materials directly obtained from the earth crust are known as the ores or minerals. ठीक है. तो उनकी फॉर्म जो होती है वो ऑलमोस्ट सल्फाइड्स होती है, सेलेनाइड्स होती है एंड ऑक्साइड्स. मेनली तो ये दोनों ही होते हैं उसके अंदर. उनके ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में वो अपने को ऑब्टेन होते हैं. तो ओर्स में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स, कुछ भी हो सकता है जो भी आप अर्थ से निकाल रहे हैं वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं? मेजरली ऑक्साइड एंड सल्फाइड की फॉर्म में ही मिलते हैं. दैट मींस हमारे सल्फर और ऑक्सीजन मेजरली क्या काम कर रहे हैं? ओर्स के फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? चार्कोजेंस. ठीक है. समझ में आ गई बात? अब देखिए, अकरेंस की मैं बात करता हूं. अकरेंस में मैं ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 46 से 0.6% तक कहां होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है. ठीक है. अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या है? आप जमीन खोदेंगे, माइनिंग करेंगे, उसके अंदर जो भी मिक्सिंग मटेरियल आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का कितना पार्ट है? दैट इज अराउंड 46.6%. क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी उसमें कंपाउंड्स निकल रहे हैं अर्थ से वो सब ऑक्साइड्स की फॉर्म में है. जैसे मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की फॉर्म में आ रहा है.
तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हुआ ना, तो 46.6% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन अपने को मिलता है। इसके अलावा आप इसमें कह सकते हैं कि 21% कहाँ होता है, एयर के अंदर भी तो होता है ना, एयर के अंदर भी होता है। 21% कहाँ हो गया, इन एयर। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीजन की अबंडेंस हो गई या हो गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, कहाँ पे अपने को ऑब्टेन होता है ना। जैसे आप सल्फर की बात कर सकते हो, सल्फर, तो आप ये कहेंगे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सल्फर बहुत ही कम मिलता है, दैट इज अराउंड 0.1% के आसपास मिलता है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि भाई अर्थ क्रस्ट से कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये मिलेगा, ठीक है ना। जैसे सल्फेट्स हो सकता है, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म मेनली इन सल्फेट, ठीक है, सल्फेट फॉर्म में। एग्जांपल्स देखिए इसका, जैसे जिप्सम होता है ना गाइस, जिप्सम आप जानते होंगे, जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम का सल्फेट CaSO4.2H2 है ना। जैसे एप्सम होता है, एप्सम हो गया, एप्सम मैग्नीशियम का सल्फेट होता है .7H2 है ना। तो ये सब क्या है, ये जो सल्फर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों कंपाउंड्स में ये कंबाइंड फॉर्म पे है, तो ये काफी ज्यादा होती है, अर्थ क्रस्ट में कम होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, बेराइट की बात कर सकते हैं, ये सभी क्या है, मिनरल फॉर्म्स है। बेराइट की आप बात कर सकते हैं, बेराइट होता है, बैरियम सल्फेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप ओर्स की बात कर सकते हैं, ओर्स फॉर्म में क्या क्या होता है, जैसे आप गैलेना की बात करें, गैलेना क्या है, ये है आपके प्लम्बम लेड का ओर होता है, जो सल्फाइड है, PbS होता है ना। जैसे आप बोल सकते हैं जिंक ब्लेंड कह सकते हैं, जिंक ब्लेंड क्या होता है गाइस, ZnS होता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कॉपर पाइराइट बोल सकते हैं, कॉपर पाइराइट क्या होता है, CuFeS2, ये कॉपर पाइराइट। तो ये सभी क्या है, कंपाउंड्स हैं, फॉर्म्स हैं, सल्फेट्स हैं, जिनके अंदर सल्फर कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अंदर हमने कहा कि दैट इज अप टू 0.1% ओनली। तो अर्थ क्रस्ट में सल्फर कम है, लेकिन बाकी चीजों में अगर आप देखते हैं तो उसकी अकरेंस काफी हद तक है, और जो भी आप इसमें क्या बोलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज देखना, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड्स के अंदर भी क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग होता है। नेचुरल कंपाउंड्स जैसे इन नेचुरल कंपाउंड्स सल्फर कहां होता है, प्रेजेंट इन कहां होता है, देखिए आपके मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड, सरसों जिसको कहते हैं, एग, अनियन, गार्लिक है ना, कैबेज, हेयर। तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसे नेचुरली प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर क्या होता है, ये जो सल्फर है दैट इज बीइंग कंटेन्ड देयर, ओके। अच्छा, इसके अलावा सेलेनियम, टेलुरियम की बात करते हैं, तो ये सल्फाइड फॉर्म के अंदर होते हैं। सेल्यूरियम एंड टेलुरियम आर अकर्ड एज सल्फाइड्स। ये किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पोलोनियम की आप बात करेंगे, पोलोनियम क्या होता है, ए रेडियो एक्टिव। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट, आप बोलते हैं कंपाउंड नहीं, एलिमेंट, ठीक है। विच इज ऑब्टेन्ड देखिए एग्जैक्टली ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या होता है, काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं थोरियम और यूरेनियम के जो मिनरल्स हैं, उनके रेडियो डीके से ये ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय डीके ऑफ थोरियम एक्सेट्रा। तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव है, इसका डीके होता है, उससे पोलोनियम अपने को ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स गाइस। इसके बाद में आप अगर इसमें बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की
की बात कर सकते हैं, एटॉमिक एंड एटॉमिक और आयोनिक साइज की बात कर सकते हैं। तो देखिए अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल अप करते हैं। देखिए पी ब्लॉक का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों बताइए, दैट इज Ns2 एंड Np126 होता है कि नहीं होता है पी ब्लॉक का ये। अच्छा इसके अंदर अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप 15 की और ग्रुप 16 की बात करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 16 एंड ग्रुप 16 विल बी कंटेनिंग यू सी, आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, या फिर आप ये देखिए कि ग्रुप 13 से आपका पी ब्लॉक शुरू होता है, तो ग्रुप 13 के अंदर p का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 14 में 2, 15 में 3 एंड 16 में 4, ठीक है। तो आप इसमें से क्या कर दीजिए 12 माइनस कीजिए 16 ग्रुप में से, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 आएंगे। तो ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया Ns2 एंड Np4, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे पीरियड नंबर 2 है, ऑक्सीजन की आप बात करोगे पीरियड नंबर 2 है, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 2, तो Ns2 2s2 2p4, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। सल्फर की बात करोगे तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा, तो 3s2 3p4 सो ऑन। समझ में आ रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इस टाइप से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अब मैं इनको ये जो है इनको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं ग्रुप 15 के अंदर, और मैंने तब भी आपको कहा था कि ग्रुप 16 में हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, बिकॉज यू हैव हैड ऑलरेडी with the explanation with the electronic configurations and other type of the properties of the group। जैसे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा एटॉमिक साइज की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज देखिए आप जानते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से आप बॉटम की तरफ जाते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है, साइज हमेशा क्या होगा इंक्रीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन टू सल्फर साइज जो है साइज सडन इंक्रीज। इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है ड्यू टू स्टार्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन सल्फर में क्या हो जाते हैं डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको कहा है ना कि थर्ड पीरियड जब होता है तो डी ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं, तो सल्फर में डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन में नहीं है सल्फर में है, तो अचानक से एक ऑर्बिटल नया आ रहा है तो साइज क्या होता है अचानक से सडनली इंक्रीज होता है, तो सडन राइज ऑफ द साइज फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर होता है। बाकी आप टॉप टू बॉटम चलते जाएंगे तो क्या होता है साइज का राइज चलता जाएगा, लेकिन यहाँ सडन राइज होता है साइज का सल्फर की तरफ आते ही, ऑक्सीजन से सल्फर में आते ही। अच्छा इसके अंदर और क्या हम कह सकते हैं कि यहां से देखिए सेलेनियम से टेलोरियम और टेलोरियम से पोलोनियम, ठीक है। देखिए सेलेनियम से टेलोरियम एंड टेलोरियम से पोलोनियम, द साइज is not too raised to predicted। ध्यान देना इस बात पे, to predicted इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप ही कह रहे हैं कि भैया टॉप टू बॉटम चलने पे साइज इंक्रीज हो रहा है, आप बोलेंगे कि ठीक है 10 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ 10 ऐसे ही इंक्रीज होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे इंक्रीज नहीं होगा। इफ यू आर फाइंडिंग 15 पॉइंट राइज फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, तो वहां पे तो सडन राइज होता है तो 15 पॉइंट हो गया। नाउ फ्रॉम सल्फर टू सेलेनियम यू विल फाइंड ओनली 10 पॉइंट्स, नाउ सेलेनियम टू टेलोरियम यू विल फाइंड 8 पॉइंट्स एंड टेलोरियम टू पोलोनियम यू विल फाइंड 6 पॉइंट्स ओनली। तो आप ये कहेंगे कि जितना साइज का राइज यहां पे था उतना राइज यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजन क्या हुआ? रीजन इज अ कॉन्ट्रैक्शंस। क्या है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन गाइस मैंने आपको बता रखा है, कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये नहीं है तो आपको डी ब्लॉक में और अच्छे से बता दूंगा। मैंने सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि किस वजह से है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, या आप ले सकते हैं ड्यू टू डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। मैंने आपको समझाया था डी और एफ ऑर्बिटल्स आना शुरू हो जाते हैं। हियर डी इज स्टार्टेड फुली फिल्ड, 3d में भरा है, इसमें 4d भरा है, इसमें 5d और 4f भरा हुआ है। तो 3d और d एंड f ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, भरे हुए आना शुरू हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, इनका जो प्रोटेक्शन पावर है, जिसको अपन क्या कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, वो कमजोर होता है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसको रोक नहीं
नहीं पाते हैं f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, इसलिए वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होगा, साइज जितना बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम चलने में उतना नहीं बढ़ता है। ये वेरिएशन आप देख सकते हैं। और बाकी ऑक्सीजन टू सल्फर जाने पर आपको ये चीज पहले ही मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन से सल्फर में जाने पर आपको क्या मिलेगा कि साइज का अचानक राइज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट और देखिए इसके अंदर अकरेंस हो गया, ये दोनों चीजें होंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको पहले ग्रुप 15 पढ़ा था तब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आप समझते ही हैं क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई होप कि आप लोगों को ये मालूम है क्या होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने में जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए। यू आर बिलोंगिंग टू द 12th स्टैंडर्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा मैं उस पर बात कर रहा हूं। टॉप टू बॉटम देखिए, टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे साइज क्या होता है गाइस, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट विल बी डिक्रीजिंग। वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन दैट विल बी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड विल बी इजीली विथड्रॉन। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी विद द टॉप टू बॉटम साइज राइज के साथ में। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप लोगों को ये मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 16 की बात हम यहां पे कर रहे हैं। इसके जस्ट पहले कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 15 आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप 15 आ जाएगा। तो यहां पे एक वेरिएशन था, एक एक्स्ट्रा पूछे जाने वाली बात ये थी कि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 और वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं क्या हम। देखिए ग्रुप 15 के अंदर यहां पे मान लीजिए नाइट्रोजन है, सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड ऑफ द ग्रुप 15 और ऑक्सीजन आ जाएगा किसमें, ग्रुप 16 के अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड तो देख लिया कि टॉप से बॉटम में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा ड्यू टू द राइज ऑफ द साइज। ओके, अच्छा इसी के साथ आप ये देखिए कि लेकिन अगर आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, मतलब ऑक्सीजन और इसके लेफ्ट में कौन आ गया, नाइट्रोजन, तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो बताइए कि मैं नाइट्रोजन की तरफ जा रहा हूं तो साइज का क्या चक्कर है, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, साइज बढ़ेगा। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन में राइट से लेफ्ट जा रहा हूं वापस, समझ रहे हैं ये चीज। तो किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए बताओ बच्चों। साइज इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इट विल बी हाई। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन डेल्टा H ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी H ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों है, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए ना, आपको ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से छोटा है। आप ऑक्सीजन यहां देख रहे हैं, यहां नाइट्रोजन होगा तो लेफ्ट टू राइट आने पर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है नाइट्रोजन से, नो डाउट छोटा है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि जिसका साइज छोटा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। कारण क्या है, ये जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उन पे बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का होता है 2s2 होता है एंड नाइट्रोजन का क्या होता है, दैट इज 2s2 होता है। You find that oxygen is having partially filled p orbitals। क्या है, partially filled p orbitals। कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करूंगा, बट यू सी इन द नाइट्रोजन द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड ओनली। क्या है, इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, और इसका कैसा है, पार्शियल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ व्हाट, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो पार्शियल फील्ड है दैट इज लेस स्टेबल, और किसी का भी अगर हाफ फील्ड होता है क्या कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल्स तो वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि नाइट्रोजन हैव p3
हाफ फिल्ड हाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है नाइट्रोजन में? P3 हाफ फिल्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, या तो आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2s2 2p3 हाफ फिल्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन द ऑक्सीजन, बिकॉज़ ऑक्सीजन हैव पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन P4, और ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा जोर पड़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी हायर इवन दैट इज मोर साइज। ठीक है, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से साइज ज्यादा है, फिर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि साइज बढ़ने पर तो घटनी चाहिए। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है, जो ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन से। समझ में आ गई क्या आपको बात? कॉन्फ़िगरेशन पे और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात समझ में? चले अगला ट्रेंड देखते हैं। अगला ट्रेंड अपन लेते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है गाइस, जो आप पहली बार देखोगे इसमें। ग्रुप 15 में हमने उसको नहीं देखा था, ग्रुप 16 के अंदर वो काउंट करना शुरू करते हैं। देखिएगा, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको देखना, ठीक है? देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें बता दूं कि होती क्या है, क्योंकि 11th में आपने पढ़ा तो होगा लेकिन शायद याद ना हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं काफी गैस, इस पे घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनते हैं। आगे भी आपको ग्रुप 16 से 17 में जाओगे तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, और एडिंग इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होता है? रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी हो सकता है, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान देना बच्चों, ठीक है? अगर आप किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, एब्जॉर्ब कब करेगा? वो जब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहे, वो मना करेगा, नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, डंडे बजाने पड़ेंगे उसके ऊपर, तो मान जाएगा कि ठीक है दे दो इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया? एक्सटर्नल एनर्जी दी तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव, अगर हमने एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने पे राजी नहीं होगा, है ना? और खासतौर पर वो जिनकी नेचर कैसी है, जिनकी नेचर है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। एंड गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 16, हम ग्रुप 16 के टॉप पे बात कर रहे हैं। तो ये तो पीरियोडिक टेबल का राइट मोस्ट साइड आ गया ना, पीछे से तीसरा ऑर्बिटल ही है, तीसरा ग्रुप है, तो उसके एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन दूर है किस चीज से? इनर्ट गैस से। ध्यान देना, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2p4 है, और सीधा सीधा चले जाओगे तो कौन आ जाएगी यहाँ पे? आर्गन आ जाएगी। आर्गन क्या? नियोन आ जाएगी, सॉरी, नियोन क्या कहती है? 10 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है, और 2 इलेक्ट्रॉन दूर है ऑक्सीजन 10 से, तो क्यों नहीं लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लेगा। तो जो ईगरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, खुशी खुशी लेता है, तो जैसे वो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुश हो जाएगा, भांगड़ा करेगा तो एनर्जी क्या होगी? खर्च होगी उसकी। एनर्जी खर्च होगी तो एनर्जी किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? याद रखना, ये चीज बार बार बताने की नहीं होती है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन लेने से पहले जो एनर्जी थी माइनस करेंगे किसमें से? उसको जो लेने के बाद है उसमें से। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मान लीजिए पहले 100 थी, इलेक्ट्रॉन दिया, उसने खुशी मनाई, डांस किया, एनर्जी रिलीज हो गई, अब कितनी बच गई? 90। तो 90 फाइनल माइनस इनिशियल करें तो माइनस 10। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स की कैसी होती है? नेगेटिव में होती है। ध्यान देना इस बात पे, नेगेटिव में होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम चलने पर नेगेटिव में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर मैं कहूं कि भैया ऑक्सीजन की -10 है तो इनकी कैसी होनी चाहिए? अब आप ये सोचना बच्चों, ध्यान देना, टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या नहीं बढ़ता?
बढ़ता है ना, जैसे ही साइज बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखना इसका, 11th में ट्रेंड्स आपने पढ़े हुए हैं, टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ता है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, चाहे किसी भी ग्रुप की बात हो, और लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटता है तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया मेटल तो क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है ना मेटल, तो मेटल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव बनने में राजी, इलेक्ट्रॉन लेने में राजी नहीं है। तो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है, कम है, तो ये कम लेंगे इलेक्ट्रॉन, कम डांस करेंगे, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाओगे तो कम होती चली जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है क्या बात। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम गेन एंथैल्पी, ये हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे यहां पे -10 थी तो -8 -6 -4, ठीक है, इसकी तो ऑलमोस्ट प्लस में आ जाएगी क्योंकि तो मेटल होता है प्योर। ठीक है, इसकी तो मेटलिक कैरेक्टर होती है, इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, फिर हम इसको डंडे मारेंगे, एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन ले जाता, पॉजिटिव आ जाएगी ना। पहले 100 थी, हमने डंडे मारे, एनर्जी दी, अब 110 हो गई तो इलेक्ट्रॉन लिया, तो 110 माइनस 100 करेंगे तो प्लस की 10, तो इसकी तो ऑलमोस्ट प्लस में आती है, ये ध्यान रखना इस बात पे। तो टॉप टू बॉटम में गाइस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी लेस नेगेटिव वैल्यूज है। मैं आपको वैल्यू लिखकर के समझाता हूं, 141 200 195 190 141 200 195 190, ठीक है, देखना 2 4 हो गई 190, और फिर है 174 माइनस 174, ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की, सल्फर की, सेलेनियम की, टेलुरियम की एंड पोलोनियम की। अब जरा आप देखिए कि टॉप टू बॉटम गए, इसको छोड़ देना बच्चों, इसका जो ट्रेंड है हमेशा उल्टा चलेगा, है ना, अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन आप इधर से इधर जाओ, नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो 141 एनर्जी उसने रिलीज की, जब भी माइनस में 141 आ रहा है, इसने -200 रिलीज की, इसने -195 190 174, तो माइनस की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, इच्छा कम होती जा रही है। अब बात आती है कि यहाँ पे ये क्यों है, टॉप टू बॉटम जब गिरती जा रही है तो फिर यहाँ ये बढ़ी क्यों बढ़ी, मुझे बताओ, why this big difference between the oxygen and sulfur electron gain enthalpy, क्यों है ऐसा। तो देखना बच्चों, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, जो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, मैं आपको बार-बार बता चुका हूं, उसमें नाइट्रोजन पे बात हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन पे बात हो रही है, तो उनकी साइज अचानक से छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। मैंने कहा ना ऑक्सीजन सल्फर जब अचानक बढ़ता है साइज, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्सीजन। अब भैया जितना छोटा साइज होगा, ऑक्सीजन का भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, सल्फर का क्या हो जाएगा 3s2 3p4, कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6, और सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो भैया छोटे कमरे में पहले 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ऑक्सीजन के पास छोटे से कमरे में 6 है, सल्फर के पास बड़े कमरे में 6 है, सातवें आदमी को कौन आसानी से बिठाएगा, सल्फर ही बिठाएगा ना, तो वो ज्यादा डांस करेगा, ऑक्सीजन उसको लेने की टेंडेंसी कम दिखाएगा। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्सीजन हैव लेस नेगेटिव गेन एंथैल्पी, इस बात पे फोकस कर लेना बच्चों, इसी पे क्वेश्चन आता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में भी यही बात होती है, ऑक्सीजन सल्फर में भी यही बात होगी, और नाइट्रोजन फास्फोरस में भी यही बात होगी कि जैसे कायदे से तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा होनी चाहिए और घटती हुई जानी चाहिए, है ना, कायदे से तो ये होना चाहिए टॉप टू बॉटम, लेकिन ऑक्सीजन उल्टा चलता है, जैसे नाइट्रोजन चल रहा है NMNS बिहेवियर, वैसे ऑक्सीजन उल्टा चलेगा और सल्फर से भी कम नेगेटिव दर्शाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइज थोड़ा बड़ा है, ये एडजस्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे कि साइज तो बढ़ता जा रहा है, और भी ज्यादा नेगेटिव नहीं, और टेंडेंसी भी तो बढ़ती जा रही है, किसकी, मेटल होने की, यहाँ पे मेटल होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, मेटल देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, फिर भी 171 एनर्जी रिलीज कर रहा है। Okay, so this is all about the electron gain enthalpy of the group.
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू टॉप टू बॉटम जाओगे तो बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि बढ़ती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द सल्फर इवन इट इज मोर नॉन मेटल। सल्फर से ज्यादा नॉन मेटल ऑक्सीजन है, फिर भी इसकी गेन एंथैल्पी कम है। क्यों है आप बोलोगे? ड्यू टू द स्मॉलर साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ऑक्सीजन में 6 पहले से बैठे, 7वां इलेक्ट्रॉन छोटे से साइज में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, बोलेगा मता 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 बाहर ही रहे। सल्फर में ये लफड़ा नहीं है, इसलिए सल्फर विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन मोर ईगरली देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा ईगरली सल्फर उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आई क्या बात? बोलिए, अंडरस्टूड? तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर टॉपिक। ओके, चलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की मैं बात कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप समझिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये वाला और ये वाला में दोनों हमेशा कंफ्यूजन करते हैं हमेशा। ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। जैसे ऑक्सीजन 2- तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या हो गया? 2s2 2p6 हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन दैट इज नॉट गिविंग द चार्ज टू द एलिमेंट। उसके यहां पे आप बात करते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। देखो आउटर मोस्ट में 4 थे, 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसका मतलब है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है ना, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करना। ओनली क्या करना? शिफ्ट करना। किसका लेना? नॉट गेटिंग इनटू द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में नहीं लेना, ठीक है ना। इसने तो ऑर्बिटल में ले लिया, तो ये तो क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए जरा, जैसे मैं बात करता हूं वाटर मॉलिक्यूल की, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है और थोड़ा अपनी तरफ खींचता है, नॉट इनटू द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में नहीं लेता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिंग द बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर, किसी भी बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को ही क्या कहते हैं? इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। आफ्टर फ्लोरीन, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? फ्लोरीन सबका बाप है, ये फ्लोरीन सबका बाप। और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कौन है? फ्लोरीन। और उसके जस्ट बाद ऑक्सीजन आता है, जो अपने इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो नेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। देखना जरा, टॉप टू बॉटम नेगेटिविटी डिक्रीज। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। अरे भैया मेटेलिक कैरेक्टर की पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी नहीं होती। तो हमने कहा कि भैया टॉप टू बॉटम जाने में साइज बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी टॉप पे, बॉटम में डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। बोलिए चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तक समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा कि इसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, उनका एक रेडिएटिव है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके बाद में एलोट्रॉपी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर आप ये देखेंगे कि टेलुरियम एंड पोलोनियम आर दी मेटल्स। सॉरी, पोलोनियम को तो आप रहने दीजिए, एस्टेटिन होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक एस्टेटिन।
एक मिनट मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने दीजिए। यस, पोलोनियम को आप इसमें नॉन मेटलॉइड में लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखो यहां पर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नॉन मेटल है, टेलुरियम पोलोनियम क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। तो टेलुरियम पोलोनियम क्या है, मेटलॉइड्स है ये दोनों, और ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। हालांकि पोलोनियम को आप मेटल में भी देखेंगे कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे मेटलॉइड में भी देखेंगे। तो इसमें जो डिफरेंस है मेटल और मेटलॉइड में बहुत ही मार्जिनल है, इसलिए दोनों तरफ भी इसको रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, एक पोलोनियम पे बात करते हैं। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, एलिमेंट्स व्हिच आर रेडियो एक्टिव विल डिके, क्या करते हैं, ये डिके करते हैं। दैट मींस इनकी एक हाफ लाइफ होती है, और उस हाफ लाइफ के अंदर अंदर वो उनका अमाउंट जो है वो आधा हो जाता है। और वही पोलोनियम जो आप बात कर रहे हैं उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 3.8 डेज होती है। कितनी होती है इसकी हाफ लाइफ, 13.8 डेज हाफ लाइफ होती है। इसका मतलब इन एवरी पीरियड ऑफ 13.8 डेज पोलोनियम का जो अमाउंट है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब वही हुआ ना कि आधा अमाउंट होने में कितनी दिन लगते हैं, कितना समय लगता है, दैट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पोलोनियम की कितनी है, 13.8 डेज होती है, ओके। अच्छा देखिए एमपीबीपी की मैं बात करूं, एमपीबीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। एमपीबीपी क्या होते हैं, एमपीबीपी ये क्या होते जाते हैं गाइस, इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। ये तो ज्यादा पूछी जाने वाली बात नहीं है, आपको मालूम रहना चाहिए बस, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल को पिघलना एमपीबीपी हमेशा जाता रहेगा, तो सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अच्छा देखिए अब इसमें पूछी जाने वाली बात क्या है, पूछी जाने वाली बात क्या है कि भैया ऑक्सीजन एंड सल्फर में एमपीबीपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। हाई डिफरेंस इन एमपीबीपी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन दोनों में ऐसा क्यों है। आप जरा देखेंगे कि एमपीबीपी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, और वो कितना है आप देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट 90 और 718 केल्विन का है बच्चों, ठीक है ना। बीपी ऑफ ऑक्सीजन इज 90 केल्विन, वेयरएस ऑफ द सल्फर इट इज 718 केल्विन होता है ना। देखो जरा ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है, रीजन है, देखिए रीजन क्या है, रीजन इज एटॉमिसिटी। व्हाट इज द रीजन, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन और सल्फर टॉप टू बॉटम जाने पर एमपीबीपी बढ़ता है, एक जनरल ग्रेजुएट इंक्रीज आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन से सल्फर जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है किस चीज का, बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का। ऐसा क्यों है, तो आप बोलोगे रीजन इज एटॉमिसिटी। बहुत ही छोटा आंसर है तो आप एटॉमिसिटी दे करके सफिशिएंट है। बड़ा आपको पूछता तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 2। एटॉमिसिटी मतलब हाउ मेनी एटम्स आर बीन कंबाइनिंग टू फॉर्म दैट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, कितने एटम्स मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी है। ऑक्सीजन में कितने एटम्स मिलकर बनाते हैं, 2 एटम्स आते हैं, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई है। एंड व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, दैट इज अप टू द S8। तब आप सोचिए कि जैसे जैसे एटम्स ज्यादा हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो हमेशा एमपीबीपी बढ़ता है।
That's why the melting and boiling points are having a drastic change or drastic rise from oxygen to sulfur due to the high atomicity of the sulfur up to the 8, whereas comparatively oxygen is having very less atomicity, that is only 2, है ना। ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स क्या करते हैं, ऐसे डबल बॉन्ड से बाइंड कर जाते हैं, लेकिन सल्फर क्या करता है, एलोट्रोपी जो करता है भैया। एलोट्रोपी समझते हैं आप लोग, एलोट्रोपी हमने पढ़ा था, ग्रुप 15 के अंदर भी पढ़ा था। बाय द सिंगल बॉन्ड मोर देन 2 एटम्स आर बीन कंबाइनिंग टू ईच अदर। जैसे फास्फोरस जो होता है P4 तक बन रहा था, सल्फर H6 S8 S20 तक चला जाता है, इसको एलोट्रोपी बोलते हैं। तो ड्यू टू द एलोट्रोपी ये क्या होता है, S8 एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एमपीपी इसका ज्यादा रहेगा गाइस। ठीक है, क्या समझ में आ गई है ये कहानी? ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे इसकी फिनिश होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, देखिए ओके गाइस, नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके ऊपर देखिए, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं इनके, जनरल स्टेट्स आर -2 +2 +4 एंड +6, ये जनरल स्टेट है। इनमें भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली शोन स्टेट्स होते हैं, एक तो -2 होता है, एक आपके +4 और +2 होते हैं, +6। ठीक है, अपन इस पे बात करते हैं, -2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉप पे कौन होते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो माइनस स्टेट पे जाएगा। इसका मतलब -2 इज मोस्टली शोन बाय टॉप ऑफ ग्रुप। समझ में आ गई बात? सो पोलोनियम जो है हार्डली शोज -2, समझिए इस बात को। ठीक है ना, तो पोलोनियम तो क्या है भैया, मेटालिक कैरेक्टर में आ जाता है, थोड़ा सा मेटलॉइड और मेटलिक कैरेक्टर में आ जाता है, तो ये तो कभी भी -2 शो नहीं करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ऑक्सीजन हमेशा -2 करना चाहिए, लेकिन केवल एक ही जगह पर। देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिसाइड करके देती है कि उसको -2 शो करना है या प्लस शो करना है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इस ग्रुप के अंदर, और पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है? सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं फ्लोरीन को हटा दूं पीरियोडिक टेबल से, फ्लोरीन तो सबके पप्पा है ना, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब वो सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, 4 पॉइंट की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, 4 पॉइंट की होती है, और उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, उसको देंगे, सब दान करेंगे। ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे आती है, मैं आपको बता दूं नेगेटिविटी। देखिए बच्चों, नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और Cl की भी ऑलमोस्ट 3.5 होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन होती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन का Cl से साइज छोटा होता है इसलिए। तो देखो अब ऑक्सीजन की क्या है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो देखना, सेकंड हाईएस्ट नेगेटिविटी, इसका मतलब इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता फ्लोरीन के अलावा। सो ऑलवेज -2, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट विथ फ्लोरीन को छोड़ करके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, OF2, इसमें क्या शो कर रहा है, +2। समझ लोगे मेरी बात, है ना? होपफुली आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करेगा, लेकिन केवल फ्लोरीन के साथ कंपाउंड आते ही वो प्लस में चला जाएगा, +2, +4 नहीं, +6 नहीं, ओनली +2। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन तो इसका भी बाप है। देखो, तो ये ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, इसलिए सबके साथ ये नेगेटिव में जाएगा।
लेकिन फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर बात रही हमारे पास इनकी, तो इनमें भी मोस्ट स्टेबल कौन सी है, +4 और +6 है। तो देखो जरा, टॉप पर तो क्या है, +6 स्टेबल है, ठीक है। बॉटम में क्या है, बॉटम में क्या है, +4 स्टेबल है। ऑक्सीजन का तो डंडा ही खत्म हो गया गाइस, तो मैं ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगा, सल्फर से पोलोनियम की बात कर रहा हूं। तो +6 टॉप पे है, ड्यू टू, कारण क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरे ख्याल से इसको आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। The tendency to donate the outermost paired electrons of s orbital is decreased or exhibited due to the more nuclear attractions। उसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और वो क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप यहां से यहां जाओगे तो 3D फील्ड है या 4D या 5D 4F सब भरे हुए हैं, उनका क्या है, शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, तो वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है बाहर के S2 के ऊपर S के 2 इलेक्ट्रॉन पे कम नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादा हो जाता है, उसको वो अंदर खींचता है, इसलिए वो डोनेट नहीं होता। वो डोनेट नहीं होगा तो देखना जरा, हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2np4 है। जरा समझ लीजिए बच्चों, ये तो पूरा पेयर है और P का क्या हाल है, एक पेयर और ये सिंगल। तो यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये हो गया +2, है ना, क्योंकि इसके पास क्या होता है, D, ND क्या होता है, वैकेंट पड़ा होता है। ND वैकेंट पड़ा है, N-B नहीं बोल रहा हूं, ND वैकेंट पड़ा है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां, ऐसे सिंगल हो गया, ऐसे सिंगल हो गया, तो एक ये और एक ये डोनेट चले गए, तो +2 ये हो गया, तो +2 +4 चला गया। अब इस +6 के लिए इसको भी मुझे डोनेट करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूं, इसमें एक और अनपेयर किया और फिर से +1 यहां से, +1 यहां से, +2 यहां से, +6 तक चला गया। लेकिन बॉटम में जाओगे तो इनका ये जो S के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, डोनेट नहीं होता, तो केवल क्या होंगे, 4 जाएंगे, तो +4 बॉटम में स्टेबल है, टॉप पे कौन स्टेबल है, +6 स्टेबल है। और ये क्या कर सकते हैं, अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट D पड़ा हुआ है इन सब के पास, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। समझ में आ गई क्या बात। तो ये तो हुई कहानी आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हुई, ठीक है गाइस। और अब अपन बात करते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के एनामलस बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूं। मैं सीधे शब्दों में आपको बोलूंगा, क्योंकि एनामलस बिहेवियर के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूं पिछले ग्रुप के अंदर, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। क्या कह चुका हूं मैं कि एनामलस बिहेवियर कौन दर्शाता है, किसी भी पीरियड का, किसी भी पीरियड का, किसी भी ग्रुप के सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन दर्शाएगा, किसी भी ग्रुप के सेकंड पीरियड का एलिमेंट दर्शाएगा। तो इसके अंदर इस ग्रुप में सेकंड पीरियड का एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एनामलस बिहेवियर दर्शाएगा, इट विल शो द एनामलिटी, एनामलस बिहेवियर। क्यों है, क्या है इसका मतलब, क्या हुआ एनामलस बिहेवियर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, कौन, ऑक्सीजन। ये तो हो गया इसका एनामलस बिहेवियर। कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन देखिए जरा। पहला रीजन स्मॉलर साइज, हमने कहा है इसका बहुत छोटा साइज होता है, यहां D आ गया इसलिए थोड़ा साइज बढ़ जाता है। दूसरा रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये भी। और एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल, बहुत ही अच्छा। अब देखिए बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर क्या है भैया, कैसे कैसे डिफरेंट बिहेवियर है वो भी तो देखें। देखो ऑक्सीजन और यहां अदर्स की मैं बात करूंगा, एक दो छोटी मोटी बातें वो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक दो को एक्सप्लेन करूंगा। ऑक्सीजन में क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन खुद के साथ बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, कार्बन के साथ बनाता है ना। देखो ऐसे नाइट्रोजन के साथ बना लेता है, कार्बन के साथ बना लेता है। और इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। तो
तो ये क्या करते हैं हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और इस चीज का रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये एनोमलस बिहेवियर आता है। अच्छा, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, एलोट्रॉप नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। बाकी के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसका S8 तक जाता है, S6, S8, S4, S2, S20, वो सब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर है। ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन एक ही और O2 होता है, बस इतना ही एग्जिस्ट करता है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ऑक्सीजन 16, 17, 18 भी तो होता है। अरे भैया वो आइसोटॉप्स है, मैं एलोट्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा देखना जरा, ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, इनके अंदर एलोट्रॉपिक क्या है, बिहेवियर में क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन, यहां पे लिख दिया था, ऑक्सीजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, ड्यू टू हाई, अभी मैंने बोला था कि एनोमलस बिहेवियर है किसकी वजह से, देखो इन तीन की वजह से। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बाकी कोई नहीं बनाता। एग्जांपल H2O, H2S, नो H बॉन्डिंग, और यहां क्या करता है, H बॉन्ड शो करता है। क्वेश्चन बताओ इसके ऊपर, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हाइड्रोजन जो है फोन करता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों में से हाइड्रोजन किसी के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, तभी ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। H2O में देखिए ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों है, क्यों इनकी तीनों के साथ बनाएगा, क्योंकि इन तीनों की नेगेटिविटी ज्यादा है। तो नेगेटिविटी मतलब जो पेयर्ड बॉन्ड का जो पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, उसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो इधर शिफ्ट होंगे तो पार्शियल नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, दोनों को खींचेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव को दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसका क्या होगा, अगले के साथ में हो जाएगा, है ना। तो इसको बोल रहे ये है आपका डॉट 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 जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आप लोग जानते हो। लेकिन इधर H2S में क्या है, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सल्फर की नेगेटिविटी इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो ये भी क्या है, इसका एनोमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन का, कि ये हाई नेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्यों, क्योंकि FON, फोन आएगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फोन आ गया, ऑक्सीजन है ना, सल्फर में तो तीनों में से सल्फर नहीं है, तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्मॉलर साइज की वजह से हुआ, हाई नेगेटिविटी की वजह से हुआ, और डी ऑर्बिटल की वजह से ये हो गया। अच्छा, एक और होता है डी ऑर्बिटल की वजह से। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या कर देगा, देखिए, लिमिटेड टू 4 कोवैलेंसी, और अदर्स can go up to 6 कोवैलेंसी। कारण क्या है, रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए जरा, अच्छा, और ये भी क्या है, रेयरली है बच्चों, ये भी क्या है, रेयरली। जनरली तो क्या करता है, ऑक्सीजन कब तक जाता है, 2 कोवैलेंसी तक जाता है, 2 कोवैलेंसी तक जाता है। समझना मेरी बात, कॉन्फ़िगरेशन देखो ऑक्सीजन का, S2P4 है ना, ये पेयर है, बॉन्डिंग में पार्ट लेगा नहीं। इसमें भी क्या है, एक पेयर होता है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे होता है ना। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। जैसे इसी में मैं बात कर लेता हूं, H2O में मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 तो लोन पेयर पड़े, एक तो ये S का और एक ये P का, ये तो लोन पेयर पड़े और 2 सिंगल थे, उससे 2 बॉन्ड बन गए, तो 1 और 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब कोवैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन ऑक्सीजन इन द केस ऑफ एनी काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसमें क्या कर रहा है वो, अब देखो ऑक्सीजन के पास खाली D तो है नहीं आगे, है ना, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, खाली D नहीं है, तो इस
P के पेयर को भी इम्पेयर नहीं कर सकता, आगे नहीं भेज सकता, और इस S को भी आगे नहीं भेज सकता। तो इसके पास क्या उपाय है कि या तो ये इन दोनों के साथ दो सिंगल बॉन्ड बना ले, इन दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बना ले, या फिर इसको पूरे पेयर को डोनेट करे। तो अगर वो पेयर को भी डोनेट करता है तो अधिकतम क्या हो सकता है, 1-2 बॉन्ड, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट इससे बन जाएगा। लास्ट कितने बना सकता है वो 4। ऐसा केस भी बहुत कम होता है कि दोनों लोन पे डोनेट करे, केवल और केवल इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अधिकतम 4 बना सकता है कोवेलेंसी, लेकिन फिर भी 2 क्या होती है इसकी मेन होती है, 4 भी रेयर होती है। समझ में आ गई क्या बात? तो डी नहीं होने की वजह से एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा है, अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा है, तो केवल 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये 2 ही कोवेलेंसी शो करता है जनरली। और अगर कोई ऐसा अट्रैक्टिव कोई एलिमेंट जुड़ रहा है तो इससे लोन पेयर ले ले, तो ये 2 लोन पेयर और है, उनको भी देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो भी कितने बनाए इसने, 1 2, एक इससे और एक इससे 4। तो कोवेलेंसी कितनी ऑक्सीजन की, मैक्सिमम 4, जो भी रेयर है जनरली 2। अच्छा बाकी को देखो, बाकी के पास में S में 2 है, P में 4 है और D खाली पड़ा है। तो यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे ये बच्चों, ध्यान देना, 2 से शुरू करेंगे, इन दोनों से एक एक बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंसी कितनी होगी 2, देखना जरा, देखते जाना, SF2, ठीक है। इसने यहां से इसको आगे ले गया तो यहाँ पे सिंगल हो गया और ये सिंगल हो गया, SF4, ठीक है। और यहाँ पे फिर D खाली पड़ा, यहाँ से फिर ले गया, एक सिंगल और एक सिंगल ये आ गया, तो 2 और बना सकता है, SF6। कोवेलेंसी कितनी हो गई इसकी, 6 हो गई। बच्चों ध्यान दीजिए, तो ये 6 तक जा सकते हैं। समझ में आई क्या बात? तो ये है इसके एनामलस बिहेवियर। ये आप p पाई d पाई की बात कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा तो एलोट्रोपी नहीं शो करेगा, मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से एलोट्रोपी शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, लेकिन बाकी में नहीं बनेगा, जैसे सल्फर या बाकी में नहीं बनेगा। और d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, वैकेंट d नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी, वो भी रेयर है, जनरली 2 ही कोवेलेंसी शो करता है, जैसे 2 बॉन्ड बनाना मैंने समझाया। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास D खाली पड़ा है, और एक्सपेंड कर करके क्या कर सकते हैं, अपनी कोवेलेंसी को 6 तक ले जा सकते हैं। टोटल 6 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 ही बॉन्डिंग में पार्ट करा सकते हैं, इसलिए इनकी कोवेलेंसी 6 हो सकती है। देखिए अब एक जनरल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि H2S जो है, H2O रूम टेम्परेचर पे तो क्या होता है, लिक्विड होता है। ध्यान देना इस पर बच्चों, मैं वैसे ही समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है। और H2S क्या होती है, गैस। बहुत ही सिंपल, ध्यान दे लेना बच्चों। H2O क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। पानी होता है ना, गिलास में पानी तो पीते हैं, ऐसे वेपर को थोड़ी सोखते हैं, ऐसे थोड़ी पीते हैं, वेपर को नहीं पीते ना, लिक्विड पीते हैं पानी को, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन H2S गैस कैसी, गैस में रहता है, H2S लिक्विड में नहीं रहता। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ऑक्सीजन और सल्फर बिल्कुल पास में है, फिर भी एक ही टेम्परेचर पे ये लिक्विड में रहेगा और ये गैस में रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मैंने समझाया, और सल्फर नेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड है H2O में, देखो ऐसे H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या ज्यादा है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, H2S से। इसलिए H2O लिक्विड में है और H2S गैस में रहता है। क्यों है H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सल्फर नहीं बना सकता H2S में। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की नेगेटिविटी कम है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई ये बात? चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे ऑक्सीजन की रिएक्टिविटीज की बात करेंगे, डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस की बात करेंगे, और फिर इसके अंदर हम ओजोन की बात करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।